बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी जो है वो अच्छी जा रही होगी। आज जो है हम लेक्चर 3 लेकर आए हैं आपके सामने। ये लेक्चर कॉमर्स और अकाउंटेंट की प्रिपरेशन के हवाले से है, दोनों में आपको हेल्पफुल होगा। आज हम फाइनेंस का कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम उसके रिलेटेड जो MCQs हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले भी जो वीडियोस बनाई हैं प्रिपरेशन के हवाले से, उसमें ये गाइड किया है कि आप लोग सिर्फ MCQs को जो है वो तैयार ना करें, बल्कि अपने पहले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। आप अपने पहले कॉन्सेप्ट्स को जब क्लियर कर लेंगे उसके बाद MCQs को करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप ना सिर्फ MCQs को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं बल्कि आपके कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होगा। तो इसलिए मैंने आज कोशिश की है कि मैं आपको फाइनेंस के कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स पहले डिस्कस करेंगे, की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम MCQs को डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद जब MCQs को स्टडी कर रहे होंगे तो आपको आंसर्स खुद ब खुद जो है वो सामने नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम जो की लर्निंग पॉइंट्स हैं फाइनेंस के, ये वैन हॉर्न की बुक से लिए गए हैं। इसमें जो बेसिक सबसे फर्स्ट चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, सबसे पहला है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद द एक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स। यानी कि इसमें 3 चीज़ें हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कि आप एसेट्स को एक्वायर कैसे करेंगे, उनकी फाइनेंसिंग कहाँ से करेंगे और उसको मैनेज कैसे करेंगे। ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद द एक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स विद सम ओवरऑल गोल इन माइंड। कि ओवरऑल गोल जो हमारा होगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारा गोल क्या होगा। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। उसके बाद द डिसीजन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि जो डिसीजन फंक्शन है मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 एरियाज़ में डिवाइड करते हैं, जो कि हैं इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड एसेट मैनेजमेंट। तो ये 3 मेजर एरियाज़ हैं जिस पर हम फोकस करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टडी करते हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा की लर्निंग पॉइंट है गोल ऑफ द फर्म। देखिए जो गोल है फर्म का वो क्या है। फर्म का जो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हम स्टडी करते हैं तो गोल का जो फर्म का जो गोल है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद होगा वो होगा मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द फर्म्स प्रेजेंट ऑनर्स, यानी कि शेयर होल्डर्स। यानी कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना हमारा मकसद है। ये आपने जहन में रखना है, यानी कि सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना मकसद नहीं है। असल मकसद क्या है कि हमने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। देखिए शेयर होल्डर्स वेल्थ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द फर्म्स कॉमन स्टॉक। इनके हमारे जो स्टॉक्स हैं, जो हमारे शेयर्स हैं, उनकी मार्केट प्राइस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही शेयर होल्डर्स की वेल्थ में इजाफा होगा। तो विच इन टर्न इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द फर्म्स इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड एसेट मैनेजमेंट डिसीजन। यानी कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और एसेट मैनेजमेंट बेहतर होगी तो हमारे जो शेयर की वैल्यू है वो भी ज़्यादा होगी, जिससे हमारे शेयर होल्डर्स जो हैं सेटिस्फाई होंगे और उनकी जो वेल्थ है उसमें मैक्सिमाइजेशन हो सकेगी। तो ये हमारा गोल होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टडी करते हुए। इसके बाद इसमें एक एजेंसी थ्योरी आती है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि एजेंट क्या होता है। एजेंट और प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है, ये आपने बिजनेस लॉ में भी पढ़ा है, इसी तरह और भी आपने बैंकिंग के सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा। प्रिंसिपल और एजेंट जो होता है ये 2 लोग ऐसे हैं, इनके प्रिंसिपल किसी दूसरे शख्स को अपने काम करने के लिए अगर रखेगा, एजेंट वो शख्स होता है जो किसी के बिहाफ पर जो है वो काम परफॉर्म करता है, यानी कि वो उसका काम परफॉर्म कर रहा होता है जो कि उसका प्रिंसिपल कहलाता है। तो एजेंट और प्रिंसिपल का जो रिलेशनशिप है उसको हम एजेंसी रिलेशनशिप का नाम देते हैं। यहाँ पर एजेंसी थ्योरी जो है वो क्या कहती है, एजेंसी थ्योरी सजेस्ट करती है दैट मैनेजर्स, यानी कि जो एजेंट्स हैं, याद रखिएगा कि जो मैनेजर्स हैं, यानी कि जो मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि आपको पता है कि कॉर्पोरेट लेवल पर, कंपनी लेवल पर मैनेजमेंट अलग होती है, ओनरशिप अलग होती है। तो जो ओनर्स हैं, यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं और जो मैनेजर्स हैं वो एजेंट्स हैं। तो पर्टिकुलरली दोज ऑफ लार्ज पब्लिक ओन फर्म्स मे हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम दोज ऑफ द शेयर होल्डर्स। एजेंसी थ्योरी या एजेंसी प्रॉब्लम ये है कि जो मैनेजर्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो सकता है शेयर होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव से। देखें शेयर होल्डर्स का मकसद क्या है, अपनी दौलत को मैक्सिमाइज़ करना, लेकिन जो मैनेजर्स हैं उनका मकसद हो सकता है कि वो अपनी जॉब को सिक्योर कर लें या वो अपने आप को बेनिफिट पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे काम परफॉर्म करें। यानी कि जो मैनेजमेंट जो है वो शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफर कर सकती है और उनका मकसद जो है वो शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस हो सकता है। तो इसको हम एजेंसी प्रॉब्लम कहते हैं। तो एजेंसी थ्योरी में भी यही बात डिस्कस की जाती है कि शेयर होल्डर्स का और मैनेजमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो ऑब्जेक्टिव है वो एक होना चाहिए ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ द सिस्टम बाय विच कॉर्पोरेशंस आर मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड। यानी कि
कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है कि ऐसा सिस्टम है जिससे हम कॉर्पोरेशंस को यानी कि कंपनीज़ को, जिसे हम जॉइंट स्टॉक कंपनीज भी कहते हैं, उनको मैनेज किया जाता है और उनको कंट्रोल किया जाता है। इट इनकम्पासेस द रिलेशनशिप अमंग अ कंपनीज शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट, यानी कि ये एक जिसे हम कह सकते हैं एक त्रिकोण की तरह है, ट्रायंगल की तरह है, जिसमें हम 3 लोगों को देख रहे हैं, शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और मैनेजमेंट है कंपनी की। ये मिलजुल कर ही कंपनी को जो है वो क्या करते हैं, बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लार्ज जो फर्म्स होती हैं, उसमें फाइनेंस फंक्शन जो है इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस। याद रखना है आपने कि जो फाइनेंस का फंक्शन है वो जो वाइस प्रेसिडेंट है फाइनेंस का, उसको हम CFO भी कहते हैं, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसकी जिम्मेदारी होती है फाइनेंस को मैनेज करना। वो जनरली रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट या चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO को रिपोर्ट करता है वो। इसके अलावा द फाइनेंशियल ऑपरेशंस ओवरसीन बाय द CFO, यानी कि जो फाइनेंशियल ऑपरेशंस हैं वो कौन उसको ओवरसी करेगा, कौन देखभाल उसकी करेगा, CFO। विल बी स्प्लिट इनटू 2 ब्रांचेस, उसको हम 2 ब्रांचेस में करेंगे, विद वन हेडेड बाय अ ट्रेजर एंड द अदर हेडेड बाय द कंट्रोलर, यानी कि जो फाइनेंशियल ऑपरेशंस होंगे उसको CFO देखेगा, CFO के नीचे 2 लोग होंगे मेन, एक जो है आपका ट्रेजर होगा और एक कंट्रोलर होगा। अब कंट्रोलर की क्या जिम्मेदारी होगी, कंट्रोलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर प्राइमरीली अकाउंटिंग इन नेचर, यानी कि जो कंट्रोलर की जिम्मेदारियां हैं वो उनकी नेचर अकाउंटिंग के रिलेटेड होगी, उसका काम जो है वो अकाउंटिंग के फंक्शंस को कंट्रोल करना, परफॉर्म करना होगा। जबकि ट्रेजर जो होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि वो मैनेजमेंट, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो एरिया है उसके साथ वो डील करेगा। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो डिस्कस किए हैं। अब इसके MCQs की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहला MCQs है शेयर होल्डर्स वेल्थ इन अ फर्म इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो किससे रिप्रेजेंट होती है, यानी कि किस चीज़ से पता लगता है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ में इजाफा होगा या कमी होगी, या ज़्यादा है या कम है। तो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द फर्म से तो नहीं पता लगेगा। बुक वैल्यूज़ ऑफ एसेट्स लेस द बुक वैल्यू ऑफ इट्स लाइबिलिटीज़, यानी कि नेट वर्किंग कैपिटल ये कह रहे हैं, नेट जो आपकी इक्विटी है उससे भी नहीं पता लगेगा। अमाउंट ऑफ सैलरी पेड से भी नहीं पता लगेगा। तो हमने पढ़ा है कि किससे पता लगेगा, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द फर्म्स कॉमन स्टॉक, यानी कि जो मार्केट प्राइस होगी हमारे शेयर्स की, उससे जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है उसका अंदाज़ा होगा। नंबर 2 पर चलते हैं। द लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ टू, देखिए हमने पढ़ा है कि जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो क्या है, मैक्सिमाइज़ करना द वैल्यू ऑफ द फर्म्स कॉमन स्टॉक, यानी कि कॉमन स्टॉक जो मैक्सिमाइज़ करेंगे, यानी कि उसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारे शेयर होल्डर्स उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज़ होगी। तो इस तरह से इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट MCQs की तरफ जाने से पहले आपको अर्निंग पर शेयर का फार्मूला बताना चाहता हूँ ताकि आपको वो उसमें यूज़ होगा। अर्निंग पर शेयर का फार्मूला होता है नेट इनकम, यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं कि नेट इनकम आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं या वेटेड एवरेज शेयर्स आउटस्टैंडिंग, यानी कि जितने शेयर्स आप इशू कर चुके हैं वो हम डिवाइड करेंगे, वो नीचे आएंगे डिनोमिनेटर में होंगे, जबकि नेट इनकम आफ्टर टैक्स जो है वो हमारी डिनोमिनेटर में होगी। अब देखें आप थर्ड MCQ, व्हाट आर द अर्निंग्स पर शेयर फॉर अ कंपनी दैट अर्नड $1 लाख लास्ट ईयर इन आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, यानी कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो $1 लाख है, जबकि उनके पास 2 लाख कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग है एंड $1.2 मिलियन इन रिटेन अर्निंग एट द ईयर एंड। अब उसने पूछा व्हाट आर द अर्निंग पर शेयर, EPS का फार्मूला पढ़ चुके हैं कि नेट इनकम आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो आपको पता है नेट इनकम हमारी $1 लाख है और 2 लाख कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग है। 1 लाख को हम 2 लाख पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। तो ये हमारा आंसर होगा। जो $1.2 मिलियन आपको रिटेन अर्निंग दी गई है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, इसका कोई इसमें जो है वो लिंक मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं 4 पॉइंट पर। अ डैश वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिंसिपल वाइल एंड डैश वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ एन एजेंट। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो आपका प्रिंसिपल है और मैनेजर जो है वो आपका एज एजेंट काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में। नंबर 5 पर है द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ अ कॉमन स्टॉक इज़ डिटरमिन्ड बाय। देखिए मार्केट प्राइस जो है कॉमन स्टॉक की वो किस तरह डिटरमिन की जाएगी, यानी कि कौन से लोग होंगे जो मार्केट प्राइस को डिटरमिन करेंगे, कौन सी पावर्स होंगी जो मार्केट प्राइस को कॉमन स्टॉक की डिटरमिन करेंगी। नंबर 1 इसमें लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये इख्तियार नहीं होगा, यानी कि वो इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में हो वो तो फिर जितना मर्जी चाहे प्राइसेस को ज़्यादा कम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। नंबर 2 पे स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच द स्टॉक इज लिस्टेड। देखें स्टॉक एक्सचेंज का काम जो है वो मार्केट प्राइस को बढ़ाना कम करना नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी भी ये काम नहीं कर सकता। तो ऑफ कोर्स इंडिविजुअल्स बाइंग एंड सेलिंग इन तस्वीर के जब आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ की बाइंग ज़्यादा होगी, उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी प्राइस में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। तो जो इंडिविजुअल्स जो इस शेयर्स को परचेज सेल कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। अगर आपकी मार्केट की वर्थ अच्छी है तो ऑफ कोर्स आपकी
जो उसकी कॉमन स्टॉक की वैल्यू है, प्राइस है, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इंडिविजुअल्स जो होंगे वही इसको डिटरमन करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फोकल पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन अ फर्म इज़। देखिए फोकल पॉइंट यानी कि मेन पॉइंट या मेन ऑब्जेक्टिव, ये वही बात आ गई है दोबारा कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद क्या है? द क्रिएशन ऑफ वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स, यानी कि हम शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, उनकी जो वर्थ है उसको इजाफा करना चाहते हैं, उसमें उनकी वेल्थ में इजाफा करना चाहते हैं। ये हमारा फोकल पॉइंट है मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है वो हमारे पास है द डिसीजन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द डिसीजंस। ये हमने पढ़ा है, अभी आपको मैंने पढ़ाया है कि हम 3 फंक्शन में इसको जो है वो डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 फाइनेंसिंग और नंबर 3 एसेट मैनेजमेंट। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं जिनमें हम अपनी मैनेजमेंट को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है द कंट्रोलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आर प्राइमरीली इन नेचर वाइल द ट्रेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर प्राइमरीली रिलेटेड टू, यानी कि कंट्रोलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ट्रेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी हम अभी डिस्कस करके आए हैं कि जो कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अकाउंटिंग से रेलिवेंट है और जो आपकी ट्रेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट MCQs है, द कंपनीज डैश इज़ या आर पोटेंशियली द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस। देखिए कंपनी के कौन से यानी कि चीज़ है जो कि पोटेंशियली द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए। देखें कॉरपोरेट गवर्नेंस जो है हमने अभी पढ़ा है, 3 इसमें मेन पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो कि इसके रेलिवेंट हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी है। लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बेसिकली जो है वो ज़्यादातर जो कंट्रोल होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही होगा, तो उन्हीं के पास ही सारा इख्तियार होगा कि वो किस तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनके करते हैं। तो इसलिए कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।